नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर, जहां मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में कंटेंट प्रोड्यूस करती हूं, खास करके विदेश नीति से जुड़े हुए नेचुरल डिजास्टर्स, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज। और उम्मीद यही करती हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग अगर बाइलिंगुअल हैं तो दोनों लैंग्वेजेस को जो है किसी ना किसी वे में यू कैन सोक इन एटलीस्ट द कॉन्वर्सेशंस। और आज एक बार बात फिर से इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की। इस खूनी संघर्ष में अब तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। 7 अक्टूबर को हमास का हमला होता है इजराइल पर, लेकिन उसके बाद से जो मिलिट्री ऑफेंसिव है, टेररिज्म को तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉलिटिकल संदर्भ है, उसको आप किसी हालत में डिनाई नहीं कर सकते हैं। और एक हकीकत ये भी है कि लगातार पिछले कई दशकों से फिलिस्तीन के जो लोग हैं, जो पैलेस्टीनियंस हैं, वो अपनी जमीन पर एक ऑप्रेसिव रिजीम के अंदर ही जो है they have been forced to live, forced to stay। इजराइल के पास एक टैप है जी, इजराइल की रिजीम कभी भी उससे टर्न ऑन टर्न ऑफ करती रही है। और इस वक्त गाजा में जो सिचुएशन बनी हुई है, उसको देखकर वो दिल दहलाने वाली सिचुएशन है। लगातार जो बॉम्बिंग्स जारी हैं, जो हमले हो रहे हैं, और अगर आप खुद को अगर मतलब ह्यूमैनिटी के आप एडवोकेट मानते हैं, तो मुझे लगता है कि आतंकी हमले में मारे गए निहत्थों की जान की आप उतनी ही कड़ी निंदा करें जितने की किसी ऑप्रेसिव रिजीम की वजह से, उनकी ऑफेंसिव रिजीम की वजह से अगर बच्चों की, निहत्थों की, औरतों के और मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, तो उसकी भी जो है कॉन्डेमनेशन की भी जरूरत है। और दुनिया को साथ मिलकर इस वक्त सबसे जरूरी है कि कैसे इस संघर्ष को रोका जाए। सीज फायर के अभी भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, ना हमास की तरफ से। जाहिर सी बात है, इस वक्त आखिर किसी तरह से निगोशिएशंस की बात नहीं इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, और इजराइल चाहता है कि वो हमास के तमाम जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है गाजा के अंदर, उसको नेस्तनाबूद कर दे। लेकिन इस प्रोसेस में हॉस्पिटल पर भी जिस हमने हमले की खबर देखी, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 500 लोगों की जान गई, सबसे ज्यादा उसमें बच्चे थे। उसमें जो पॉपुलर जो डोमिनेटिंग नैरेटिव है, वो यही कहा गया कि दिस वाज एन इजरायली एयर स्ट्राइक। इजराइल ने हालांकि इस बात से इनकार किया है, कहा है कि ये पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद है। अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया। जो बाइडेन पहुंचते हैं इजराइल और जाकर कहते हैं कि इट हैज बीन डन बाय द अदर टीम। तो इस विजिट के बाद में, जो बाइडेन के दौरे के बाद में, आज ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो भी इजराइल में मौजूद हैं। इसको हम कैसे देखें, और इस वक्त गाजा के खास करके ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है, उसकी हालत क्या है, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वेटरन जर्नलिस्ट हैं, Atul Aneja, who has actually covered the Middle East over the decades very very closely। इन्होंने बेरूट, बगदाद, कायरो, तमाम ऐसी जगहों से जो है रिपोर्टिंग की है। बेंगाजी, काबुल, तेहरान, चीन पर भी जो है इनकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि चीन से भी रिपोर्ट की है। और इन दिनों अतुल दिल्ली में है, एडिटर हैं, संपादक हैं वो indianarratives.com, जो कि रणनीतिक पोर्टल है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू स्मिता जी। अच्छा लग रहा है यहाँ पर एक बार फिर बातचीत करने के लिए। जी, लेकिन अफसोस कि हम बात ऐसे मौके पर कर रहे हैं व्हेन द इमेजेस आर हॉरिफाइंग, दे आर ग्रूसम, दे आर ब्रूटल। और ग्रुप्स में जो लोगों की जान जाने की खबरें आ रही हैं, फिलिस्तीनियों की हो, पैलेस्टीनियन ग्रुप्स में, वो तस्वीरें हम देख भी नहीं सकते हैं, बयां करना तो बहुत मुश्किल वाली बात है। बट अतुल, टू स्टार्ट विद द बाइडन विजिट, क्योंकि आज ऋषि सुनाक हैं इजराइल में, वही सॉलिडारिटी वो भी एक्सटेंड कर रहे हैं। What really was the messaging on the part of Biden when he came to Israel? क्या वो सिर्फ और सिर्फ अबाउट सॉलिडारिटी विद इजराइल था? एंड डू यू थिंक कि उनके जाने के बाद ये सिचुएशन अब और एस्केलेट हो गया है, कि उन्होंने एक तरीके से आग में घी का काम किया है? Smita, if you really look at Biden's visit, there were two constituencies he was representing. One was the Jewish lobby, which is very strong in the United States. And the Jewish lobby controls, not just has strong influence in the Congress and in the Senate, but also in the media, in the finance industry, the Wall Street. So they are a very powerful group over there. And Biden is going for his election next year. He can't just afford to alienate the Jewish lobby. But having said that, Jewish lobby also is showing some signs of fracturing. It's not the same as earlier, but it's still the dominant force which backs Israel or Netanyahu's policies. So that's all the pressure on him to take the pro-Israeli line. But at the same time, he also has a problem because US is a global power and it needs the support of Gulf countries for its bases in the region. It needs the support of Egypt, for example, because Egypt is a lifeline to
to Gaza and to Palestine, and the Suez Canal goes through Egypt. You can't alienate Egypt either. And you can't alienate Jordan, and you can't just alienate Mahmoud Abbas. All individuals who have traction in the situation inside Gaza. So he was trying a very clumsy sort of a balancing act where he was talking about supporting Israel, including the bombing of the hospital, which you mentioned. At the same time, he was also pushing for a humanitarian corridor, because without that happening, he would have a terrible time with the Gulf Arab countries, because as well as the bigger Middle East. And you can already see that he's unable to do that balancing act. And the statements which have come out from all Arab countries, whether they're in the Gulf or whether they are in the Levant, they have all been critical of Biden's visit. And especially, if you recall, they did not meet Biden. I mean, he was snubbed. He wanted to meet all of them together in Amman, but none of them met him. So that was a big snub to the Americans. And second thing is that they have all blamed Israel for that horrific bombing of the hospital, which you just spoke about, and did not take the US line, which is virtually saying that it was not Israel which did it, but it was the Islamic Jihad. Islamic Jihad also is interesting, Smita, because Islamic Jihad has Iran has a big influence on Islamic Jihad, more than on the Hamas. So there was an Iranian angle also being roped in very cleverly here to villainize Iran in the process. And so it was done with a design to incriminate Islamic Jihad. Having said so, we still haven't had an independent inquiry in it. We don't know what the facts are. In fact, I wanted to follow up on it, Atul, because would you, in no way has the fog cleared as to who is behind the bombing. And there is a saga of misinformation there. There is a saga of propaganda out there on social media. But going by all accounts and keeping in mind that the Israeli forces have time and again actually lied about, the death of Palestinians, the killings of Palestinians, be it a journalist, be it past hospital bombings as well, which they initially denied and then later on actually admitted to. So that definitely adds into the factor that it is very difficult to believe these accounts that are saying that look at the video, look at the audio of the Hamas leaders talking, that this is actually not an air raid, this is not an airstrike, this is the Hamas, in fact, missile, which is causing an ammunition to detonate. It's a big credibility problem with the Israel as well as with the Americans. I recall 2003, the justification for the attack on Iraq, where Colin Powell, then Secretary of State, went in the United Nations to say how Saddam was producing weapons of mass destruction. He went for about 45 minutes on television to say that he has weapons of mass destruction, meaning he has not only nuclear weapons, but also chemical weapons. A very elaborate briefing was done before the whole world. And when the invasion actually took place, nothing like that was found. So that's a very benchmark kind of a visit, where Americans, I think, permanently lost their credibility. People are going to question whatever they say. So even though Biden today says that it's the other team which did it, well, there is a history to the way they have misinformed in the past. So people are not going to believe them on face value. More so Israel, because Israel is an interested party here. Because if the blame is pinned on Israel, then it is crimes against humanity, which should mean immediate Chapter 7 and sanctions on Israel. So Israel in no way can accept that it was its forces which deliberately or inadvertently bombed the hospital. So there is a reason why there is going to be camouflage from either side. So to believe the theory that is Islamic Jihad, I think this is not going down, definitely not in the Arab street. And that's why you see the alienation which is taking place, not just among demonstrators, but also so-called American allies. You look at UAE, for example. It had signed the Abraham Accords with the Americans, and they are American allies, but even they blame Israel for it. So there's nobody who's taking it, whether it's allies or foes of the Americans and the Israelis. And there's a huge credibility problem here as well. और मैं यहाँ दर्शकों को एक बार जरूर बोलूंगी कि ये बात जो है, हम कहते हैं कि हमास का जो हमला था, हम उसे आतंकी हमला क्यों मानते हैं? क्योंकि उस पे निहत्थे लोगों पर हमला हुआ था, बच्चों पर हमला हुआ था, क्रूरता बर्बरता देखने को मिली थी। और जो यहूदी चाहते हैं कि दुनिया उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाए, उन इजरायलीज के लिए ये भी जरूरी है
कि वो ये भी स्वीकारे कि उनकी स्टेट की तरफ से जो लगातार ऑपरेशन होता रहा है, आज की तारीख में गाजा को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जेल बोला जाता है। दशकों से वहां लोग घुट-घुट कर जी रहे हैं और अस्पताल में जिसने भी बॉम्बिंग की है, इस वक्त ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है। अभी भी ये निगेट नहीं किया जा रहा है विद कन्विक्शन कि ये इजरायली एयर स्ट्राइक नहीं है। बच्चों की जान चली जाती है, उनके चीथड़े उड़ जाते हैं। इसको देखकर अगर आपका दिल नहीं दहलता है, तो आपकी इंसानियत पर भी सवाल खड़े होने चाहिए। और अतुल, हैविंग सेड दैट, जब आपने कहा कि जो बाइडेन आते हैं और उन्होंने एक तरफ तो कहा कि भाई हम टेररिज्म को टॉलरेट नहीं करेंगे, हमास के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है इजराइल को, ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करते हैं कि हम चाहते हैं पैलेस्टीनियंस तक ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचे, लेकिन उनके दौरे के कुछ घंटे बाद हम सुरक्षा परिषद में देखते हैं कि ब्राजील की तरफ से एक प्रपोजल लाया जाता है फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड टू पैलेस्टीन, उसको अमेरिका वीटो कर देता है। इज दैट हिपोक्रेसी? व्हाट इज इट? या आई थिंक इट शोज एक डबल स्टैंडर्ड तो बिल्कुल दर्शाता है ये कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड और कॉरिडोर खुलने चाहिए, और जब रेजोल्यूशन आता है तो उसको वीटो करते हैं, क्योंकि उसमें जो है हमास की उस तरह से निंदा नहीं की गई जिस तरह से अमेरिकन चाहते हैं। तो इस तरह से ये जो इसराइल के लिए सपोर्ट है, ये हमेशा एक डोमिनेंट फैक्टर रहेगा जो भी पोजीशन अमेरिका लेता है। तो ये हिपोक्रेसी का कारण है कि आप फ्री नहीं है, आपको इसराइल का पक्ष लेना ही लेना है, क्योंकि आपके डोमेस्टिक और कई और रीजंस हैं कि उससे आप हट नहीं सकते। तो ये आगे भी बात ये आएगी कि इनसे बैलेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस है। जो 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 गाजा और अरब्स का इन्फ्लुएंस है, जो इसराइल का इन्फ्लुएंस है, इसराइल का इन्फ्लुएंस का पलड़ा कहीं ज्यादा भारी है। इसलिए मुश्किल होगी इस वक्त ये टाइट रोप वॉकिंग जो कर रहे हैं बाइडेन, इनको करने की। मुझे लगता है कि ये इनके इलेक्शंस में एक फैक्टर बनेगा, क्योंकि एक्सट्रीम राइट विंग आएगा जो बैलेंस नहीं करेगा, जो टोटली इसराइल की पोजीशन लेगा। जैसे ट्रम्प के वक्त पे देखने को मिला था हमें। ट्रम्प के पक्ष जेरूसलम को कैपिटल बना दिया गया जिससे, और अब्राहम अकॉर्ड साइन किए गए। तो वो उस तरह के लिए एक पोलराइजेशन यूएस पॉलिटिक्स में होगी, वो एक अलग ट्रैक अप चलेगा इस हादसे के बाद, क्योंकि स्मिता ये हादसा सिर्फ लोकलाइज्ड असर नहीं है, इसका इसका रीजनल और ग्लोबल असर है। तो कई जगह पे हम आगे डिस्कस कर सकते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस जो है, इम्पैक्ट है, बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि दुनिया ये नहीं है जो अर्ली 90s में या 2001 में थी, यूनिपोलर वर्ल्ड थी। अब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, और कंट्रीज आ गई हैं, रूस आ गया, चाइना आ गया, इंडिया आ गया है। तो एक तरह से जो यूएस का बोलबाला था अराउंड 2000 और सो, वो अब नहीं है। जैसे रूस जब टूटा था उसके बाद जो बोलबाला था, जिसको यूनिपोलर वर्ल्ड कहते हैं, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड में अब यूनिपोलर पॉलिसीज लगाएंगे तो नहीं चलेगी ना, वो उसका विरोध होगा ही होगा। और ये फ्रिक्शंस और टेंशंस हमें ग्लोबल सिस्टम में दिखेंगी और आगे, और उसका ये एक उदाहरण है जिससे वो टेंशन सामने आ रही है हमारे। और इसमें एक बार मैं दर्शकों को ये भी याद दिला दूं कि इजरायली, अगर आप ज्यूइश कम्युनिटी को भी देखें, जो इसराइल के अंदर भी हैं और बाहर में भी हैं, वो भी इस वक्त उनके अंदर भी ध्रुवीकरण नजर आ रहा है। वो भी बहुत डिवाइडेड है। वो जरूर चाहते हैं कि उनका देश जो है वो अपने आप को डिफेंड करे किसी आतंकी हमले के मद्देनजर, लेकिन नेतन्याहू की नीतियों को लेकर इस वक्त बहुत सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज भी वहां की हारेत्ज अखबार, जो 104 साल पुरानी अखबार है, इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग पेपर्स इन प्रिंट, उसमें अगर आप देखें लगातार जो कॉलम्स आ रहे हैं, उस तरह के कॉलम्स अगर इंडिया के किसी अखबार में छप रहे होते, क्वेश्चनिंग द इजरायली गवर्नमेंट एंड टॉकिंग अबाउट कि इवन जब वॉर नहीं हो रहा होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा होता है, तब भी पैलेस्टीनियंस के पास जो पानी पहुंचती है वो 90% अनड्रिंकेबल है। आज इस तरह का एक कॉलम आया हुआ है। इसके लिए तो शायद यूएपीए जैसे धाराएं लगा दी जाती, अखबार को बंद कर दिया जाता। So, to give us a sense, because Atul, you have been reporting in the Middle East for so long, give our listeners, our viewers, a sense of what life is like in Palestine today. See, in Palestine, the life in West Bank and Ramallah is not that bad, to be very honest. I have traveled to Ramallah many times. In fact, taken a journey from Ramallah to the Jordanian border. So inside Ramallah, you have excellent buildings, good roads. There isn't those shanty towns. The problems arises to those refugees, those who are victims of earlier wars, who are to leave Palestine and go to places like Jordan. I remember the Wahadat camp over there, sordid conditions inside that camp. Then there was a camp Becca in Jordan. I mean, I spent half a day over there, so you can think of everything from bad sanitation to crime to human trafficking to drug addiction. Everything was there in that camp. There was an
economy of its own which was going on within the camp itself. And the same thing you found in Beirut. And the camps are horrible. Ramallah is okay because Ramallah was part of that process of the West Bank is okay because it was part of the two-state solution package, and it was supposed to become an independent state around 2000. I remember traveling there way back with the former Foreign Minister Jaswant Singh, and Jaswant Singh was traveling to both places. He went to Ramallah, he met Arafat at that time, and then he came back and he went to Israel. In Gaza, we saw a construction boom which was taking place, new buildings coming in, Gulf money was coming in. Everyone is expecting a new state. So there was, one could sense a sense of prosperity around 2000, but everything goes south with after that. And we have this bombardment, and Gaza really is, as you said, now the biggest prison camp in the world, highly overpopulated, and life for people is hopeless. Naumidi, jisko Hindi mein hum kehte hain, it's a people in distress and delusion, and therefore the misery is very, very palpable because there's no hope. जो होप 2000 वगैरह में थी वो अब नहीं है. अब वो तब्दील हो गई है लड़ाई में कि हमको अपने राइट्स लेने हैं, चाहे क्योंकि इतना ज्यादा ऑपरेशन हुआ है तो उसके लिए राइट रॉन्ग नहीं होता, जस्टिफिकेशन नहीं होती है, वो किसी तरह से सर्वाइवल भी है और एक प्राइड भी है कि भाई हम इतना सहें ये जो हमारे ऊपर अत्याचार वगैरह हो रहे हैं. इसलिए ऑल द नाइसिटीज स्मिता जस्ट गो अवे. I mean, I am the last person to condone what they did, the Hamas did, but there is a context to why it was done. You cannot, there is a backstory to it, that there was also collective punishment of the Palestinians for decades. And it's a back and forth of the two. So it is a very horrific reality. But you, as students of international relations or journalists, we have to understand why it had happened. And there is a backstory to it. So when you extricate only the Israeli side of the story, you're going to get a very different narrative. Because you're not going to look at the backstory, the context in which this has developed, the cycle, how it has developed in the past. So it's very important to look at the picture holistically. And frankly, in the end, as humanists, to make sure that everyone, benefits, whether it's Israelis or whether it is Palestinians, because as humanists, you don't see in terms of Jews or Christians or Muslims. You see people as people, and they're good people and bad people all over. Absolutely. और हम एक ऐसी अजीब सी दुनिया में आजकल जी रहे हैं जहां पर एक बच्चे की मौत की खबर पर रिएक्ट करने के पहले लोग ये जानना चाहते हैं कि यहूदी बच्चे की मौत हुई है या फिलिस्तीनी बच्चे की मौत हुई है. ये अपने आप में जो है, मुझे लगता है कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक हकीकत से हम लोग जूझ रहे हैं. लेकिन अतुल, पैलेस्टाइन की इस सिचुएशन के मद्देनजर जो एक बहुत बड़ी टेंशन है, एक तरफ आपने कहा कि अरब कंट्रीज ने, ऑफ कोर्स उन्होंने ये यूएस के वर्जन को मानने से इनकार कर दिया है कि जो हमला हुआ अस्पताल में वो इजरायली फोर्सेस ने नहीं किया, वो दरअसल इस्लामिक जिहाद ने किया. लेकिन दूसरी तरफ अभी भी जहां तक पैलेस्टीन को डायरेक्ट मदद का सवाल है अरब कंट्रीज की तरफ से, वो कैसा नजर आ रहा है? आज हमने जॉर्डन की तरफ से एक्सप्लेनेशंस सुने, एक्सक्यूजेस सुने कि क्यों वो बॉर्डर नहीं खोलना चाह रहे हैं. तो अगर ये सेफ पैसेज बनता भी है पैलेस्टीनियंस के लिए, वो जाएंगे कहां पर गाजा से? स्मिता, ये इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि इसके पीछे भी एक इतिहास है कि अगर आप बॉर्डर खोलते हो, इजराइल तो चाहेगा कि जो 1.2 मिलियन में से आधी पॉपुलेशन जो वो सिनाई पेनिनसुला में चले जाए. रफा बॉर्डर है, क्रॉसिंग है, आप जाते हैं तो सिनाई डेजर्ट है इजिप्ट का, अल अरीश उसका कैपिटल है, जहाँ पर सप्लाईज आ रही हैं, एयर सप्लाई यूरोपियन यूनियन वगैरह से, एक एयरपोर्ट है, सब कुछ. लेकिन अगर ये निकल जाते हैं, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें क्या पता कि आप वापस जाओगे कभी गाजा, कि ये परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगी वहां पर, एक तरह से एक एथनिक क्लेंजिंग हो जाएगी गाजा की. और इमेजिन ए सिनेरियो कि जब वो इजराइल पूरी तरह से ऑक्युपाई कर लेगा और वहां पर जो है पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन कम से कम रहेगी, तो फिर तो आपका एक तरह से एक सेकंड वेव ऑफ रिफ्यूजीज निकल गई जो आपके 40s और 60s वगैरह में थी. वो इस घटनाक्रम के बाद वो एक सेकंड, थर्ड, फोर्थ वेव जो भी आपको, क्योंकि बहुत वेव्स में निकले पैलेस्टीनियंस स्टार्टिंग विद 48, तो एक नई वेव आ जाएगी और वो इजिप्ट में शरणार्थी रहेंगे परमानेंटली. वही चीज होगी जॉर्डन में. तो जो हम बात कर रहे थे एक सोल्यूशन कोई एथनिक क्लेंजिंग नहीं है, और यही डर है जिसकी वजह से इजिप्शियंस और जॉर्डेनियंस नहीं चाहते कि बॉर्डर्स खोले जाएं और इनका जो रिफ्यूजी फ्लड है वो इनके
इनके देशों में आए। ऑन द कॉन्ट्ररी वो जो कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा के अंदर आए और उसका कॉरिडोर खुले, उस और लोग जो हैं वो गाजा में ही उनकी सिचुएशन बेहतर हो, एथनिक क्लेंजिंग नहीं, लेकिन वो सिचुएशन प्रॉब्लम वहां पर आ रही है। इजराइल तो चाहेगा कि इसने रफा बॉर्डर खोलो और जाए जाए बाहर जो जो पैलेस्टीनियंस है। और एक तरह से जो यूगोस्लाविया में हमने देखा था एथनिक क्लेंजिंग हुई थी सर्बिया की, उसी तरह से एक और एथनिक क्लेंजिंग यहाँ पर भी होगी। एंड आई डोंट थिंक ये सही है। और एक तरह से इसमें वी कांट हैव ए अपार्थाइड स्टेट, वो हो गया खत्म, रेसिज्म के जूस सुपीरियर, अरब्स इंफीरियर, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं। आई मीन इन दिस डे एंड एज वी कैन नॉट एक्सेप्ट double standards and one set of citizens not having the same rights as others. What nonsense is all this? So you got Just to one set of citizens constantly crying the victim card. I mean, I completely, मैं एक बार फिर कहूंगी कि आतंकी हमले में जिन इजरायली यहूदियों की बर्बर रूप से मौत हुई है वो सरासर गलत है। उसकी आप जितनी भी निंदा कर लें वो कम है। हमास को ये अधिकार नहीं है कि आप एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस के नाम पर जो है इस तरह से आप कत्लेआम मचा रहे हैं, आप लोगों को हॉस्टेजेस ले रहे हैं, आप लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो रिस्पॉन्स में इजराइल का अभी तक कंटिन्यूड ऑफेंसिव है ये डिसप्रोपोर्शनेट है। मैं बोथ साइडिज्म नहीं कर रही हूँ, जो चीजें गलत है उनको गलत बोलना बेहद जरूरी है। और ये कंप्लीटली जो है एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है जिसमें जैसा अतुल ने कहा जो एंड रिजल्ट है शायद वो एथनिक क्लेंजिंग ऑफ पैलेस्टीनियंस ही कहीं ना हो जाए। ये इस वक्त सबसे बड़ा डर है अतुल। बिल्कुल। और कलेक्टिव पनिशमेंट इज अगेंस्ट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। आपको प्रॉब्लम है जिन हमस के लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, but you can't have the entire population hostage. That amounts to collective punishment. That is what the Nazis did, because frankly that is what it was said कि Jews are responsible for whatever the ills are after First World War, and therefore you go after collective punishment. That is banned under international humanitarian. So I don't understand how you can justify this disproportionate response or violence from the Israeli side to what's happening there. I think स्मिता हमें उधर रुक करना पड़ेगा कि इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन या हल किधर जा सकता है, क्योंकि ये बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा, लेकिन उसके पीछे एक पॉलिटिकल नींव भी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि नहीं रही है। पर क्या ये टू स्टेट सोल्यूशन ही रहेगा? क्योंकि इजराइल की तो शायद अब कोशिश होगी कि ये वन स्टेट सोल्यूशन हो जाए एक तरीके से। वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इजराइल इसमें सक्सेसफुल हो रहा है। कल जो हमने देखा बाइडेन का विजिट, या अब आप एक चीज देखें, आज ऋषि सुनाक का विजिट की वो बात करते हैं। अब यूके में इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग डोमेस्टिक पॉपुलेशन है, उसमें आपके एक प्रेशर ग्रुप है जो अरब्स का है, पाकिस्तानियों का है, मुस्लिम्स का है, और काफी क्लाउड है उनका लेबर पार्टी में स्पेशली। तो ऋषि सुनाक कैन नॉट टेक एन एब्सोल्यूट प्रो इजरायली सिचुएशन पोजिशन। You will have to balance it out more than UK, more than the US. तो ये प्रॉब्लम्स, कॉन्ट्रडिक्शंस अब आएंगी जो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि किसी तरह से ये बैलेंसिंग एक्ट करें। जैसे ऐसे ये सिचुएशन बढ़ती है तो ये अंदर की जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये और सामने आएगी, और यूरोप में खासकर ये आएंगी, क्योंकि यूरोप में आपको याद है कि जब इराक वॉर हुई थी तो वहाँ के जो शरणार्थी हैं वो भर भर के यूरोप में आए। जर्मनी में एंगेला मर्केल ने सबको शरण दी। अब वो बहुत बड़ी प्रो पैलेस्टीनियन कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन चुके हैं, वो एक वोट बैंक भी बन चुके हैं। तो आई डोंट थिंक यूरोपियन लीडर्स फोरसॉ कि अब वो उस तरह की सिचुएशन जो हम सोच रहे थे कि वो वन स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल सपोर्ट जो इनको थी पहले, वो अब एक्सटर्नल सपोर्ट स्मिता शायद ना मिले। और इसलिए मुझे लग रहा है कि जो बाइडेन या उसके पहले एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि किसी तरह से ये ईरान की तरफ ना फैले। अभी तक ईरान को क्लीन चिट दी हुई है कि ईरान का कोई रोल नहीं था इसके लिए, वो जानबूझ के दी हुई है, क्योंकि अगर स्पिल ओवर होता है, ईरान के पास मिसाइल्स हैं जो टेल अवीव और यहाँ पर अटैक कर सकती है जेरूसलम पे, तो बढ़ जाएगी। उधर लेबनीज हिजबुल्ला है जो मैंने खुद कवर किया है 2006 की वॉर, और स्मिता वो मुझे लगता है कि इजराइल वो उस वॉर में हारा था, क्योंकि मरकावा टैंक्स, इरानियन वेपनरी, हाईली मोटिवेटेड हिजबुल्ला। तो इजराइल को पता है कि अगर फैल गई बात तो ये जो नॉर्दर्न फ्रंट है ना, सबसे डेंजरस ये नॉर्दर्न फ्रंट होने वाला है, क्योंकि हिजबुल्ला कैन फाइट एंड फाइट लाइक मैड। तो वो इतना आसान नहीं रहेगा। हमस इज अ डॉर्फ बिफोर हिजबुल्ला, इतना मैं आपको कह दूं कि इतने हाईली मोटिवेटेड ग्रुप्स है और ईरान की पूरी बैकिंग है उनकी।
बल्कि वो आयतुल्लाह खामेनी को अपना लीडर मानते हैं। जो हसन नसरल्लाह जो लीडर है हिजबुल्लाह के, ही सेज कि माय लीडर इज आयतुल्लाह खामेनी। तो वो ये ईरान कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली आ जाएगा। और जो बैलेंस ऑफ पावर, आप देखो ईरान ने भी जो, आप देखें ब्रिक्स का पार्ट बन चुका है, वो आइसोलेशन नहीं रही ईरान की, एससीओ का मेंबर बन चुका है, दुनिया पलट रही है। ईरान इज नॉट वीक, जो 79-80 खोमेनी के टाइम पे जो ईरान, आज वो अलग है। तो अगर आपका कॉन्टेस्ट होगा, इजराइल को भी पता है कि अगर बात ये फैलेगी, इनकी एक प्लान होती थी यूनॉन प्लान, ग्रेटर इजराइल की प्लान, जिसमें बहुत सारा भाग इराक का, सऊदी अरेबिया का, जो कुर्दिश एरियाज हैं उनका एक सुपर स्टेट थी। और जो नेतन्याहू की सोच में वो है यूनॉन प्लान, अभी भी लिखा है। तो वो यूनॉन प्लान वगैरह का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। वर्ल्ड हैज चेंज, स्मिता। तो इसलिए फ्रैंकली ट्रेजेडी बहुत है, बट माय ओन व्यू इज that nobody, including the Americans or the Brits, are interested कि ये वहां तक पहुंचे। हालांकि उन्होंने अपने बेड़े वहां पर लगा दिए हैं, वो ईरान के सामने लगाए हैं। शिप्स, कैरियर शिप्स वगैरह भेजे हैं, तो वो अभी कब तक रहेंगी? वो रहेंगे, मतलब वो डेटरेंस के लिए रहे हैं। लेकिन इमेजिन अगर ये सिचुएशन बिगड़ती है और एक मिसाइल कैरियर, बहुत बड़ा 70,000 टन का एक कैरियर होता है, अगर मिसाइल लग गई तो इट्स सिटिंग डक। हालांकि उसके सामने पूरी टास्क फोर्स होती है, एक शील्ड होती है, बट इमेजिन समथिंग लाइक दैट हैपेंस। आई मीन इट गोज कंप्लीटली berserk. If the Americans are hit for some reason, accidentally or otherwise, then you are going to have Russians coming in, the Chinese are going to come in. तब तो हम उसे एक साइकिल शुरू हो जाता है बियॉन्ड द रीजन, एक थर्ड वर्ल्ड वॉर वाला सिनेरियो सामने नजर आना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है डेटरेंस के लिए है ये, लेकिन रिस्क एलिमेंट एस्केलेशन का अमेरिकन को भी पता है। तो सूनर देन लेटर, I think they might even throw Netanyahu under the bus, to be very honest, because Netanyahu is not popular. Haaretz की आप बात कर रहे थे, Haaretz में कल पोल निकला है न्यूज़पेपर में, इसमें पॉपुलैरिटी is something like 4%, 5%, something like that. या इवन जेरूसलम पोस्ट ने भी किया था सर्वेक्षण, छोटा सैंपल साइज था, लेकिन उसमें ये कहा था कि 5 में से हर चौथा इजरायली आज की तारीख में चाहता है कि नेतन्याहू और उसकी सरकार जो है ये ऑपरेशन खत्म हो, लेकिन वो रिजाइन करे, कि वो कंटिन्यू ना करे। तो अमेरिकन के लिए बड़ा कन्वीनियंट है कि अभी नेतन्याहू को थैंक यू बोला जाए और नया कोई लीडर जो है इजराइल से मोर मॉडरेट, जो इन बैलेंसिंग इजी कर सके। बहुत कॉन्ट्रडिक्शन रही है ओबामा और नेतन्याहू के बीच, तो बहुत ही एक तरह से टेंशन्स थी। मेनी टाइम्स नेतन्याहू यूएस जाता था बिना ओबामा को मिले, वो अपनी जूइश लॉबी को न्यूयॉर्क में संबोधित करके वापस चला जाता, क्योंकि बहुत लेकिन अमेरिकन्स की जो रिजीम चेंज की आदतें हैं वो तो आमतौर पर उन देशों में है ना, कि जिनको वो आप बिल्कुल एक्सेस ऑफ इविल वो डिजाइन कर देते हैं, वो सीरिया हो, ईरान हो, इराक हो, इजराइल जैसे जो सिक्योरिटी गारंटी का जिसके साथ रिलेशनशिप है, एंड दे आर हेवीली इन्वेस्टेड इनटू द नेतन्याहू बास्केट। फार राइट गवर्नमेंट के राइज के साथ इजराइल के अंदर ये पैलेस्टीन की सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हुई है। डू यू रियली थिंक दैट दैट इज अ पॉसिबिलिटी एट लीस्ट अंडर द बाइडेन रिजीम? It's a possibility. I don't know under Biden or under Trump or XYZ, but so long as Americans' interests are protected, it may be a labor government, and there have been labor governments in the past. Yitzhak Rabin, etc., were all labor. Moshe, they were all labor party people who are very strong on security. So they will find an anchor. They don't necessarily need a ultra right-wing hawk like Netanyahu, because Netanyahu is becoming a liability. His own people don't like him, and he's a problem outside. And if the war spills over, American interests hit karte, they will not bat an eyelid to throw him under the bus. अगर लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है, अभी क्योंकि युद्ध शुरू हुआ है। बट ओवर टाइम सी इजराइल में एक कंसेंसस है, इट विल बी अ सिक्योरिटी स्टेट, चाहे वो लेबर के लोग हों, चाहे सो कॉल्ड लेफ्ट के लोग हों, कि सिक्योरिटी स्टेट तो रखना ही है, क्योंकि छोटा सा एरिया है और उसको सेफगार्ड करना है। क्वेश्चन इज कि उसको सेफगार्ड करने के लिए अलग अलग सोच है। जैसे ग्रेटर इजराइल की सोच जो है ये नेतन्याहू की है, ये नॉन प्लान एक्सट्रीम राइट जूइश ग्रुप्स वो वैसा समझते हैं। लेबर पार्टी डजंट थिंक कि इतनी जरूरत है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं अब और आपका जो एरिया अभी आपके पास है तो आप सुरक्षित हैं। तो ये एक इंटरनल डिबेट इजराइल में होती है कि व्हाट इज, ये अब ग्रे जोन्स में आ गए हैं। लेकिन एक कंसेंसस जरूर है दैट सिक्योरिटी ऑफ एंड प्रोएक्टिव इजराइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि अब एक्सपोज हो गया है। आई मीन इमेजिन 1500 पीपल किल्ड वहां से, गाजा से, दे हैव बीन थॉरोली एक्सपोज। तो ये साइकिल अब फिर से चलेगा।
ये सिक्योरिटी स्टेट तो बनाना है, लेकिन जो इसकी जो थिंकिंग है ये नेतन्याहू वाली, आई थिंक ये नॉन प्लान वगैरह, ये कॉलोनियल इरा के टाइम की सोच है। अब आज की दुनिया में जब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, कंसेंसस नहीं है, तो वो आगे उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि स्टेट्स उसको अपोज करेंगे। But Atul, सिक्योरिटी just one question here, because and in fact last few questions, क्योंकि एक हमारे ऑडियंस जो हमें याद दिला रहे हैं इन्फिनिटी के नाम से कि इजराइल में भी स्ट्राइक्स हो रहे हैं। आज की तारीख में इज सीज फायर ऑन द टेबल फ्रॉम एनी साइड, एनी स्टेक होल्डर? Will Hamas also talk about, and does the onus of a safe passage lie only on Israel? Because at the end of the day, ये भी हकीकत है कि लगातार वहां से भी जो है मोटर लॉन्चेस, मिसाइल लॉन्चेस हो रही हैं। स्मिता, बात इस वक्त हॉस्टेजेस की है। कोर इशू इज हॉस्टेजेस रिलीज। अब आपके पास you got I don't know how many 100 odd hostages जो इजरायलीज हैं, अमेरिकन भी हैं, डुअल नेशनलिटी के हैं। अब उस पर बार्गेन होगी। उसमें दो तरह के हैं होस्टेजेस। एक तो है जो सिविलियंस है, हालांकि एक आर्गुमेंट ये आती है कि इसराइल में कोई सिविलियन नहीं है क्योंकि कंस्क्रिप्शन है, इसलिए सभी मिलिट्री ट्रेनिंग करते हैं, बट उसको हम छोड़ दें। तो उसमें एक ही सिविलियन एलिमेंट है। और दूसरा है जो मिलिट्री के लोग, जनरल्स हैं, इनको जिनको पकड़ के लेके, मुझे लगता है हार्ड बार्गेनिंग शुरू होगी। ये जो मिलिट्री मैन इन यूनिफॉर्म या एक्स सर्विसमैन जो इन्होंने पकड़ कर, इसके लिए पॉसिबिलिटी है कि ये सिविलियंस को छोड़ दें, क्योंकि हमास के लिए बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है कि आपने इनोसेंट सिविलियंस को पकड़ के रखा हुआ। सो दे विल डू दैट एंड देन बार्गेन विद ईच ऑफ दोज बिग सोल्जर्स फॉर प्रिजनर रिलीज, क्योंकि इतने ज्यादा प्रिजनर्स हैं इजरायली जेल्स में, भरा पड़ा है इजरायली की जेल्स इस वक्त हमास के सपोर्टर्स, सम विद हिनियस क्राइम्स एज वेल। लेकिन उनको छुड़ाने का एक ही तरीका होगा, विच इज होस्टेज फॉर प्रिजनर्स। गिलाद शलीद करके एक था इजरायली सोल्जर जो पकड़ा था हमास ने, 1000 प्लस प्रिजनर्स रिलीज करवाए थे एक सोल्जर की वजह से। तो यू हैव द सेम सिचुएशन। Israel, the Hamas is going to bargain like mad for each and every hostage, non-civilian. Civilians को भी छोड़ देंगे, क्योंकि उसके लिए फिर जो आपकी इंटरनेशनल ओपिनियन है आपके अगेंस्ट आती है बहुत सारी, उसको रोकने के लिए तो आप ये छोड़ देंगे और बाकी के ऊपर आप डटे रहेंगे, और then it can get really ugly. आप उनको शील्ड्स की तरह यूज कर सकते हैं, you are desperate at that. So how long will Netanyahu stay away from a military offensive, on ground offensive, जिसकी धमकी वो लगातार दे रहे हैं कि जमीन पर जो है जाकर हमास के तमाम टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को उनको हटाना है? वो कब तक जो है इसे होल्ड बैक करेंगे? जब तक होस्टेजेस हैं तब तक ये करना मुश्किल है। यू कांट, बिकॉज इजराइल में एक ट्रेडिशन है, आपके प्रिजनर्स, इवन बोन्स ऑफ योर प्रिजनर्स, यू हैव टू गेट इट। अगर वो मर भी गए हैं तो ये बहुत पुरानी परंपरा है इजराइल की कि उनको वापस लाना ही लाना है, गिव इट टू देयर फैमिलीज। ये एक एविएटर था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, जो सीरियन वॉर में, और उसके साथ कई साल तक नेगोशिएशंस हुई एंड द गाय हैड डाइड, लेकिन उसकी बोन्स तक लेके आए वापस इजराइल। तो यहाँ पर आप नेतन्याहू कैन नॉट अफोर्ड, इनकी जो है ऑलरेडी पॉपुलैरिटी इज डाउन इतनी ज्यादा, 4% अभी है, और अगर होस्टेजेस मरने लग गए और उसके साथ में जो एक पूरा इकोसिस्टम है, एक होस्टेज मरेगा, फैमिलीज, मीडिया, सोशल मीडिया, आई मीन ही इज गोइंग टू हैव अ बिग प्रॉब्लम कि वो होस्टेजेस को मरने दे। सो आई थिंक लैंड ऑफेंसिव, anything can happen. Next time we are talking, it might have started, but I find it difficult, given the typical Israeli tradition of caring for the prisoners and their own people, because that moral appeal will disappear if you allow them to die, even though you smash the Hamas infrastructure. But you have lost all the moral high ground, which is necessary for your domestic survival and for your tradition. So just the final bit of the conversation then, Atul, when it comes to, क्योंकि आपने बहुत जरूरी बात कही कि आज ईरान को आप चाहे जितनी भी अलग थलग करने की कोशिश कर लें इंटरनेशनल मंच पर, उस तरह से अमेरिका सैंक्शंस के बावजूद ना रूस के साथ सक्सीड कर पा रहा है, ना ईरान के साथ सक्सीड कर पा रहा है। इनकी अपनी जो है अलायंसेस हैं, ईरान, रशिया, चाइना, आज एससीओ से लेकर आप तमाम दूसरे ऐसे फोरम्स में जो है एक साथ काम करते हुए इनको देख रहे हैं। रशिया और चीन में इस वक्त जो खलबली मची हुई है, एंड इट्स द फर्स्ट टाइम जो आप देख रहे हैं कि चीन एक्टिवली एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन में इंटरवीन कर रहा है। हाउ आर यू रीडिंग द साइंस दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम बीजिंग एंड मॉस्को? Two things, Smita. One is our friend Zelensky has been thrown under the bus.
You see, the Ukraine thing, when you see these monuments, चाहे Brandenburg Gate हो या Leaning Tower of Pisa हो या Rome हो, जब वो Israeli flag उस पे आ जाते हैं और Ukrainian flag हट जाता है, that means game over for Ukraine. I mean, whole one can even cynically think that since Ukraine was not working for the West, it has shifted focus to Middle East because this has been the traditional era. So Russia has gained big time after this particular development which has taken. So I think has China. Now, what the Chinese and the Russians are saying is something very interesting. They are not talking Gaza. They are not talking hostages. They are talking two-state solution. The time has come for a political solution. वो आगे निकल गए. कल का पुतिन का जो स्टेटमेंट था बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम में वो यही था कि अब सॉल्यूशन की तरफ जाएं और हम आगे बढ़े. सी व्हाट हैज हैपेंड इज कि बीजिंग रशिया दे थिंक द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हैज पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड शुरू हो गई है और उसका जो एक ब्रिक्स वर्ल्ड ऑर्डर कहिए या कोई और वर्ड आप कहिए तो वो शुरू हो चुका है. उसकी ये नई लीडरशिप आ रही है. दे आर द राइजिंग स्टार्स. वेस्टर्न जो बोलबाला रहा है 400 साल तक उसका एक एक्लिप्स आ गया है एंड दे थिंक दैट इट इज आवर सेंचुरी. नाउ दे आर इन लीडरशिप पोल पोजीशन. अब बात आती है कि सही या गलत. अब इंडिया को एक पोजीशन दे. आई मीन फॉर इंडिया हाउ डू यू रीड द टी लीव्स हियर? Do you continue with the old guard? I do personally feel that the Western civilization economies are on the decline. Subjectively, you can see that this is happening. So would you continue with your quads and your other alliance or semi-alliance things with the Japanese and with the Americans and the British? Or the time has come, what Vajpayee used to say, strategic autonomy. कि भाई उनसे तो डील करेंगे वैसे, लेकिन आपके इंटरेस्ट जो है वो यूरेशिया की तरफ जा रहे हैं, which is going towards Russia, which is going towards China. And we have a problem with the border. We can discuss that some other time. But if you look at it historically, at some point, if you have RIC from BRICS, Russia, India, China, population-wise, economy-wise, resources-wise, the world changes. So we'll have to see how we strike a new balance. Prime Minister has himself, during the G20 summit, has talked about global South. I think that's a welcome step, that India bonds with the global South. But I think this particular formulation of bridging the North and the South, global North and global South, I think that's rather unrealistic. We might have to take a position and go more in, or at least start thinking in that direction, that the new world order is somewhere else. And we may be barking on the wrong tree by going more immersively with the Western alliance system. Just a final question to conclude the conversation, Atul, क्योंकि आज इंडिया टुडे की गीता मोहन उन्होंने भी एक रिपोर्ट लिखी है कि किस तरीके से अरब वर्ल्ड जो है, हालांकि प्रधानमंत्री ने जब कहा कि इजराइल के खिलाफ टेररिज्म का हमला गलत है, हम लोगों ने टेररिज्म की आग को लगातार झेला है इंडिया में, मुंबई अटैक्स के जख्म हमारे अभी भी फ्रेश हैं, लेकिन जो भारत की तरफ से बाद में प्रवक्ता की तरफ से टू स्टेट सोल्यूशन को लेकर हमारी पारंपरिक स्टैंड को बोला गया कि अरब वर्ल्ड जो है दरअसल इस प्रवक्ता के इस स्टेटमेंट को उतनी स्ट्रांगली अभी भी नहीं देख रहा है. उनको लग रहा है कि इंडिया ने एक बहुत ज्यादा प्रो इजराइल पोजीशन लिया है. इज दैट योर रीडिंग टू ऑफ हाउ द अरब वर्ल्ड इज लुकिंग एट India's reaction in this conflict? So there was a knee-jerk reaction, to be honest, right in the beginning. Then the course correction came. You are in the Bakchi ka baad ka state, which is fine, which is a traditional position, which I think should have come earlier. But nevertheless, now you also have our friends in Pakistan. Don't undermine it. Who will exploit this, and their social media teams and influencers are already at it to show that India is with Israel. But Smita, अगर आप उसको देखें, अगर हम ऐसे पार्टीसन बनती है एक इंप्रेशन भारत का, then we lose, let's say, or undermine a relationship with, let's say, a country like Iran. Because if we don't have Iran, तो हमारा चाबहार पोर्ट और वहां से जो रास्ता अफगानिस्तान के लिए निकल रहा है, सेंट्रल एशिया की तरफ निकल रहा है, तो वो that gets into jeopardy. You see, India has to do the balancing act. उसमें कोई दो चॉइस नहीं है, क्योंकि उतने ही इंपॉर्टेंट आपको अगर हथियार लेने हैं इजराइल से, तो उतना ही इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान आपके लिए. यू कांट हैव पाकिस्तानी सिटिंग इन अफगानिस्तान. उसके लिए आपको ईरान के साथ जाना है तो आप जाओगे. उसी तरह से रशिया के साथ आपके रिलेशनशिप जैसे किया है यूक्रेन युद्ध के टाइम पे, कि हमने उनसे तेल लेना शुरू किया है और यूक्रेन के अगेंस्ट कभी भी नहीं गए हम पूरी तरह से, इंक्लूडिंग G20. Those are the things we need to do. This is a time for very skillful diplomacy, but also in a principle that you will not go communal, that you are not, looking at the world through a communal prism, and you are looking through your interests primarily, and
सबका साथ सबका विकास अगर हम कहते हैं तो फिर दैट डजंट वो किसी इट डजंट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एटसेट्रा और ये वन वर्ल्ड वन अर्थ दैट स्लोगन व्हिच इज अ करेक्ट स्लोगन then that doesn't allow us to look at in any other terms than your interests and also a moral position globally. राइट एट द एंड ऑफ द डे सारे देश जो है निश्चित रूप से अपने सॉवरेनिटी अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चॉइसेस जरूर करते हैं, लेकिन अगर आप सही मायनों में मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं तो हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और नहीं होना चाहिए। अतुल अनेजा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालकर इन तमाम इनसाइट्स को हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द ही वापस आएंगे कुछ और चर्चाओं के लिए, क्योंकि ये सिचुएशन अभी संभलने में इसको अभी बहुत वक्त लगेगा, अगर तो ये संभले तो। थैंक यू स्मिता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो यार जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी मैं। स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट, मेरे यूट्यूब स्टेशन को आप सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर प्रेस करें अलर्ट्स के लिए। कंटेंट एक बार फिर से याद दिला दूं, यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बातचीत करते हैं, तो कुछ कंटेंट आपको बाइलिंगुअल भी मिलते हैं, जैसे कि आज की हमारी ये चर्चा थी अतुल अनेजा के साथ में। सत्या हिंदी के कुछ दर्शकों को शायद दिक्कत हो सकती है कि पूरी बातचीत जो है हिंदी में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे जरूरी मैसेज है कि ऐसे बहुत सारे इजरायली ज्यूज हैं, आप अमेरिका में देखिए कैपिटल हिल में प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए कि आप जो है सीज फायर डिक्लेयर कीजिए, आप पैलेस्टीन पर, आप गाजा पर ये जो सीज है, जो इन्वेजन है उसे बंद करे। दुनिया भर में अलग अलग प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ मानवता की जीत की जरूरत है, मानवता का हावी होना बहुत जरूरी है। गाजा में जिस तरह के दिल दहलाने वाले हालात बने हुए हैं, लगातार लाखों फिलिस्तीनियों के साथ जो जाने जा रही हैं, कहीं ज्यादा जाने अब जा चुकी हैं पिछले कुछ दिनों में, जब से इजराइल ने अपने ऑफेंसिव को शुरू किया है। और यहाँ पर अगर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश सिर्फ एक ही पक्ष लेते हुए नजर आते हैं तो यहाँ पे कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। इसलिए उम्मीद हम यही करेंगे कि जो लोग हैं वो समझे कि एक आतंकी हमले में एक बच्चे की जब जान जाती है वो उतना ही दिल दहलाता है जितना कि अगर स्टेट की तरफ से किए जा रहे मिलिट्री ऑपरेशंस में अगर किसी बच्चे की जान जा रही हो, तो दोनों की ही जो है आप कड़ी निंदा करें, क्योंकि यहाँ पर सवाल इंसानियत का है। आज बस वक्त इतना ही, वापस फिर लौटेंगे कुछ और चर्चा के साथ। थैंक यू, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।